अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैरा सुलेमान एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री एट टाइम्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस लेक्चर में जो था हमने स्टार्ट किया था कि जो भी हम मेथड डेवलप करते हैं, मेथड को डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके डिफरेंट जो फैक्टर्स के जो हमारे उस मेथड को इफेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में जो था वो हमने स्टार्ट किया था कि डिफरेंट हमने डेफिनेशन देखी थी कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, या रिस्पॉन्स क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने जो था फर्स्ट रिस्पॉन्स सरफेस देखा था, और फिर रिस्पॉन्स सरफेस के लिए जो था वो सर्चिंग एल्गोरिथम का जो था हमने मेथड देखा था कि सर्चिंग एल्गोरिथम करते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स सरफेस से जो है वो चेक करते हैं कि अगर हम कोई भी फैक्टर को चेंज करते हैं तो उस तरह से क्या होता है कि उस फैक्टर का क्या रिस्पॉन्स पे चेंज होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब भी हम कोई एल्गोरिथम सर्च कर रहे होते हैं तो उसको करेक्टराइज करने के लिए कि कोई भी आपने जो है वो एल्गोरिथम सर्च किया है या फिर आपने डेवलप किया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको करेक्टराइज किया जाए। जो सर्चिंग एल्गोरिथम का मेथड होता है उसको करेक्टराइज करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स की बेसिस पे, या हम ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स की बेसिस पे, दो पॉइंट्स की बेसिस पे जो है हम उसको करेक्टराइज करते हैं। कौन कौन से थे, लास्ट में मैंने आपको उनको नेम बताए थे कि एक तो हमने ये देखते हैं कि जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिथम को सर्च करने के लिए वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, या वो उसकी एफिशिएंसी है या नहीं। कैरेक्टराइज्ड बाय, दो चीज़ों से कैरेक्टराइज करते हैं, एक तो उसकी इफेक्टिवनेस और दूसरा उसकी एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और सेकंड जो होती है वो उसकी एफिशिएंसी। अब उसकी इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या है। इफेक्टिवनेस में क्या है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिजल्ट mind results closely coincide with the closely coincide with system closely coincide with system true optimum। इसका मतलब क्या कि कोई भी जो मेथड आपने एल्गोरिथम का सर्चिंग मेथड जो आपने अडॉप्ट किया है रिस्पॉन्स सरफेस को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी होगी, कैसे पता चलेगा कि वो मेथड आपका इफेक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स क्या करने चाहिए, ऑप्टिमम वैल्यू के साथ क्लोजली कंसाइड करने चाहिए। अगर वो क्लोजली कंसाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि जो भी हमने मेथड एल्गोरिथम का यूज़ किया है वो इफेक्टिव है। सेकेंड आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब एन एफिशिएंट एल्गोरिथम move from the initial set of factor level to the optimum response in a few steps as following. As few steps as possible। जी,
तो जो भी हमारा एल्गोरिथम सर्च करने का मेथड है उसको हम उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बेस पे कैरेक्टराइज करेंगे। इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी कि जो भी ऑप्टिमम वैल्यू है उससे वो कितना क्लोजली कंसाइड करता है, और एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमने कहा था कि हम हर एक फैक्टर को जो है वो सेलेक्ट करते हैं, फैक्टर लेवल सेलेक्ट करते हैं और उसकी बेस पे हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं। देन अगर अगेन हम उस फैक्टर को चेंज करते हैं, उस फैक्टर को लेवल को चेंज करते हैं और फिर दोबारा हम जो है वो रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और उस प्रोसेस को हम उस वक्त तक कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक क्या करते हैं हम उस ऑप्टिमम लेवल पे या उस ऑप्टिमम वैल्यू पे पहुंच नहीं जाते। तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी एल्गोरिथम मेथड की वो एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी कि हमारा एल्गोरिथम का जो भी मेथड हमने डेवलप किया है वो किस तरह से एफिशिएंट है, कि मिनिमम कितने आपको जो है वो लेवल्स को चेंज करना पड़ता है ऑप्टिमम रिस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए। लास्ट टाइम में जो हमने एग्जांपल देखी थी, हमने कहा था कि अगर हम 420 से जो है वो एब्जॉर्बेंस चेक करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम 430 पे जाते हैं, फिर 450 पे 40 पे जाते हैं, फिर 450 पे, फिर 460 पे, और देन हमने कहा था कि हम 490 पे जाके देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब यहाँ से यहाँ तक 490 जो कि ऑप्टिमम वैल्यू से पहुँचने में 1 2 3 4 5 6 दफ़ा जो है वो हमें 5 दफ़ा जो है हमें वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ी, और फिर हमारे पास 490 है। अगर हमने इसको मज़ीद एफिशिएंट करना है इस मेथड को, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बजाय 1 2 3 4 तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं पहला जो है वो 420 मतलब कि मैं 10 का डिफरेंस की बजाय मैं 20 का डिफरेंस 420 440 460 और 490। अब ये वाला जो है कितने का मैंने क्या किया, अपना फैक्टर लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे कि जितनी दफ़ा मैंने वैल्यू चेंज करके अपनी ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, वो जो डिफरेंस था वो फैक्टर लेवल था वो मैंने बढ़ाया, तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्टेप्स जितनी दफ़ा मुझे वो प्रोसीजर रिपीट करना पड़ा अपने मेथड का रिस्पॉन्स नोट करने के लिए वो कम हो गए। यहाँ पे जब फैक्टर लेवल क्या था 10 था, तो हमें 5 टाइम रिपीट करना पड़ा और 6 टाइम पे जाके जो है हमारे पास क्या आई वैल्यू आई। यहाँ में क्या हुआ, हमने अपने मजीद एल्गोरिथम का जो मेथड था उसको मजीद एफिशिएंट किया। एफिशिएंट करने के लिए मैंने क्या किया कि जो नंबर ऑफ फ्यू स्टेप्स थे उस स्टेप्स को मैंने रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस कर दिया कि मैंने अपना फैक्टर लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज किया, और उसकी वजह से मेरे पास क्या हुआ कि कम पॉसिबल स्टेप्स के अंदर जो है वो मैंने अपना क्या किया, जो भी मेरा सैंपल की ऑप्टिमम वैल्यू थी मैंने वो फाइंड आउट कर ली। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5वें नंबर पे जाके 5 टाइम इट मीन हम रिपीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम 4 टाइम रिपीट करके ही 6 टाइम हमें रिपीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम 4 टाइम रिपीट करके ही अपना सैंपल की जो है वो जो भी हमारा मेथड है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला यहाँ पे जो फैक्टर लेवल था, ये इस तरह का जो मेथड था ये ज़्यादा एफिशिएंट था एज़ कम्पेयर टू क्या था कि जो हमारा ये था जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा था, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे तो लेबर कंजप्शन भी ज़्यादा, लेबर इंटेंसिव भी होगा, कॉस्ट भी इफेक्टिव होगा, टाइम भी कंज्यूम होगा, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो किसी भी एल्गोरिथम मेथड की एफिशिएंसी पता चलती है कि मिनिमम कितने स्टेप्स आपको जो है वो लेने पड़े अपनी ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने मेथड्स होते हैं एल्गोरिथम को सर्च करने के। बेसिकली क्या है, 2 कॉमन मेथड्स हैं सर्चिंग एल्गोरिथम्स के, 2 कॉमन सर्चिंग, 2 कॉमन वेज हैं एल्गोरिथम्स के जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। 2 कॉमन सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं जिसमें फर्स्ट क्या है, 1 फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन। 1 फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट मेथड 1 फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट जो था वो है हमारा 1 फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि एक फैक्टर की हमने एक टाइम में एक फैक्टर की जो है हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। जब डिफरेंट हमारा मेथड डेवलप होता है तो हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट अगर हमारा कोई मेथड है जिसको हम डेवलप किया है और जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, पीएच का इफेक्ट हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हो सकता है, या अगर हम कोई एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, एड्जॉर्बेंट की अमाउंट कितनी ऐड करनी है उसका इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट करते हैं।
जो एल्गोरिथम को सर्च करने का पहला मेथड है वो ये है कि हम वन बाय वन जो है वो एक एक फैक्टर को ऑप्टिमाइज करें, एक फैक्टर हम चेंज करें और बाकी जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं उन सबको हम कांस्टेंट रखें। उस एक फैक्टर को चेंज करने की वजह से रिस्पॉन्स में क्या चेंज आता है वो हम स्टडी करते हैं वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन में। तो अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इज कंसिस्टेंट विद अ कॉमनली हेल्ड बिलीव दैट is consistent with a commonly held belief that to determine the influence of one factor is necessary to hold all other factors to hold constant all other factors। हाँ जी, तो क्या है वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि जिसमें ये है कि सारे के सारे बाकी फैक्टर्स को जो है वो हम कांस्टेंट रखें, सिर्फ किसी एक फैक्टर को जो है हम चेंज करें और उसको हम देखें कि रिस्पॉन्स पे क्या चेंजेस आती हैं और उस फैक्टर को हम उस वक्त तक चेंज करते रहें जब तक हमारे पास क्या आ जाती है, एक ऑप्टिमम वैल्यू नहीं आ जाती। अब इसकी एग्जांपल अगर हम कहेंगे, हम कोई भी हमारा एड्जॉर्प्शन का हम करवा रहे हैं, कोई भी हमारा मेथड है जो हमने डेवलप किया एड्जॉर्प्शन के लिए, अब उस एड्जॉर्प्शन पे पीएच का भी इफेक्ट है, टाइम का भी इफेक्ट है, एड्जॉर्बेंट की कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट है, एड्जॉर्बेंट की कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हम किसी एक फैक्टर को चेंज करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। लाइक दैट मैं स्टार्ट में करती हूँ कि मैं पीएच को जो है वो चेंज करती हूँ और इसके अलावा एड्जॉर्बेंट और कितने टाइम के लिए मैंने इसको जो है वो एड्जॉर्प्शन के लिए रखना है, उन तीनों चीज़ों को जो मैं कांस्टेंट रखूँगी। सिर्फ मैं पीएच का फैक्टर जो है वो चेंज करूँगी। लाइक मैंने पहले पीएच 1 पे चेक किया, फिर 2 पे किया, फिर 3 पे किया, फिर 4 पे, फिर 5 पे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अगर मैं पीएच चेंज करती हूँ तो क्या मेरे एड्जॉर्बेंट के ऊपर जो एड्जॉर्प्शन होनी है क्या वो चेंज होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन हो रही है कि हमने जो है वो फर्स्ट फैक्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, पीएच की ऑप्टिमाइज। जब मेरे पास एक ऑप्टिमम वैल्यू पीएच की आ जाएगी, लाइक लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि अगर मैं पीएच 4 पे जाती हूँ तो 4 पे जो मेरे पास एड्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। अब मेरा पीएच का फैक्टर जो है वो ऑप्टिमाइज हो गया। नेक्स्ट फैक्टर पे मैं अब जो जाऊँगी वो मैं टाइम पे जाऊँगी कि मैं जो है वो पीएच का मैंने पहले वे सबके लिए लेट्स सपोज कि मैंने पीएच 4 रखी हुई थी, लेकिन मैं हर 5 की, 6 की, 7 की, लेकिन हर दफ़ा मैंने टाइम जो है वो एक ही रखा। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, मेरी पीएच कांस्टेंट हो जाएगी, एड्जॉर्बेंट बस और एड्जॉर्बेंट की कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब मैंने जो फैक्टर चेंज करना है वो सिर्फ टाइम का करना है। टाइम का जब मैंने फाइंड आउट कर दिया, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि 4-5 मिनट्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हो जाती है। तो मेरे दो फैक्टर्स ये कर, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इस फैक्टर को कांस्टेंट रखूँगी और फिर मैं इसको चेंज करूँगी। जब मेरा ये भी मेरे पास ऑप्टिमाइज आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, इन तीनों को कांस्टेंट रखूँगी और मैं इसको चेंज करूँगी। इस तरह से क्या होगा कि मैं वन बाय वन अपने एक बाकी सारे फैक्टर्स को जो है वो कांस्टेंट रखती जाऊँगी और एक फैक्टर का जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट देखती जाऊँगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मेथड एल्गोरिथम्स की सर्चिंग कर रहे हैं, एक फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। इस तरह से हमने एक फैक्टर पीएच का फैक्टर ऑप्टिमाइज कर लिया, सेकंड फिर हमने एड्जॉर्बेंट का कर लिया, एड्जॉर्बेंट का कर लिया, फिर हमने टाइम का कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ये एक इफेक्टिव वे है लेकिन ये एक एफिशिएंट वे नहीं है। दिस इज एन effective way although not an efficient way।
वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो है वो इफेक्टिव वे ज़रूर है लेकिन ये एफिशिएंट वे नहीं है। इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि हमने वन बाय वन हर एक फैक्टर का इफेक्ट देखा और हमने देखा कि कौन सी ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो आ सकती है हमारे पास, किस तरह से वो ट्रू रिजल्ट के साथ कंसाइड कर सकते हैं। एफिशिएंट वे इसको हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हुई है, हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े, क्योंकि जब हम वन बाय वन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं तो ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक इफेक्टिव वे ज़रूर है लेकिन ये एक एफिशिएंट वे नहीं है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड मेथड देखेंगे जो कि एल्गोरिथम्स को सर्च करने के लिए यूज़ होता है, जिसको हम सिंप्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सेकंड है सिंप्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन। सिंप्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने देखा कि वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन होती है, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जिसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को जो है वो एक साथ एक ही टाइम पे जो है वो ऑप्टिमाइज करते हैं। एन एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड, लाइक एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन method that allows several factors to be optimized at the same time। सिंप्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि एक एफिशिएंट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने वन फैक्टर एट अ टाइम में देखा था कि हम एक फैक्टर चेंज करते हैं और उसका फैक्टर इफेक्ट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेवरल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एक ही टाइम पे जो है वो ऑप्टिमाइज करते हैं। मतलब हमें वन बाय वन नहीं करना पड़ता कि पहले हम एक फैक्टर को ऑप्टिमाइज करें, उसका इफेक्ट देखें, फिर चेक करें कि क्या रिस्पॉन्स आता है, देन सेकेंड देन थर्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो 2 to 3 जो है वो नॉर्मली हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कोई से 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, तो उन 3 फैक्टर्स में से हम क्या करते हैं कि 2 फैक्टर्स को जो है वो चेंज करते हैं और उसमें से 2 फैक्टर को हम चेंज करते हैं और कोई सा एक फैक्टर जो है हम कांस्टेंट रखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अगर हम 2 फैक्टर जो चेंज कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स के ऊपर क्या जो है वो इफेक्ट हो रहा है। और अगर उनमें से जो 2 फैक्टर्स हम चेंज कर रहे हैं, अगर उनमें से जिस एक फैक्टर का रिस्पॉन्स सबसे वर्स्ट आता है, तो नेक्स्ट में हम ये करते हैं कि उसकी फैक्टर वैल्यू को या फैक्टर लेवल को जो है हम चेंज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं, और फिर दोबारा से हम न्यू फैक्टर लेवल सेलेक्ट करते हैं और फिर हम दोबारा से क्या करते हैं, उन्हीं का जो है वो इफेक्ट चेक करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम इज इम्प्रूव्ड बाय अलाउइंग मोर देन वन फैक्टर टू बी चेंज्ड एट अ टाइम, कि एक ही टाइम पे हम एक से ज़्यादा फैक्टर्स को जो है वो चेंज करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, 3 सेट्स ऑफ इनिशियल फैक्टर लेवल सेलेक्टेड, 3 सेट्स ऑफ इनिशियल फैक्टर्स, 3 सेट्स ऑफ इनिशियल फैक्टर्स level selected positions at the vertices of a triangle and response measured। एंड रिस्पॉन्स मेजर्ड, रिस्पॉन्स को फिर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल नो फर्दर ऑप्टिमाइजेशन इज पॉसिबल। कंटिन्यू until no further optimization
no further optimization is possible the set of factor level is called a simplex. Is called सिम्प्लेक्स. और इसके लिए जो बेसिकली ग्राफ यूज़ कर लेते हैं या ग्राफ टाइप का जिस पे रिस्पॉन्स मेजर करते हैं हम, टू फैक्टर्स को एट अ टाइम एनालाइज करने के लिए वो हमारा पास कुछ इस टाइप का होता है कि 3 फैक्टर्स हैं जिनमें से हम 2 को चेंज कर रहे हैं और एक हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, फैक्टर ए, फैक्टर बी. यहाँ पे हमारा फैक्टर ए जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट देखते हैं. यहाँ पे हमारा फैक्टर बी और जो थर्ड फैक्टर जो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, सिम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन का एन एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड दैट अलाउ सेवरल फैक्टर्स टू बी ऑप्टिमाइज एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे हम एक से ज़्यादा फैक्टर्स को जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे थे. इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 सेट्स ऑफ इनिशियल फैक्टर लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको जो है जो भी हमारी ट्राई एंगल मतलब ग्राफ अगर हम उसका देखें, प्लॉट अगर हम देखें तो उस पर हम इस तरह से जो ट्राई एंगल हमारी बनती है उसकी वर्टिसेस पे जो है वो हम उनको रिस्पॉन्स जो है वो उनका मेजर करते हैं. और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम फैक्टर लेवल हमने सेलेक्ट कर लिया उन फैक्टर्स की बेसिस पे हमने उनकी क्या फाइंड आउट किया, रिस्पांस फाइंड आउट किया. रिस्पांस फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करते हैं कि किसका रिस्पांस जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट आया. जिसका भी रिस्पांस सबसे ज़्यादा वर्स्ट आता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. हाँ, जिसका द फैक्टर लेवल 1 giving the smallest response is rejected and replaced. ठीक है. फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ गया कि हमने 3 सेट्स सेलेक्ट कर लिए और उनको जो है जो भी हमारी प्लॉट बनना है उसकी बेस पे हमने जो है उनको प्लेस किया. उसके बाद हमने क्या किया कि सेकंड स्टेप हमारा ये आएगा कि हर एक फैक्टर की बेस पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स को चेक किया. जो फैक्टर सबसे कम रिस्पॉन्स देगा, जो फैक्टर लेवल सबसे कम रिस्पॉन्स देगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और उसको हम रिप्लेस कर देंगे. ये प्रोसेस हमारा उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास क्या हो जाती है कि सारे जो फैक्टर्स हैं उनका हमारे पास ऑप्टिमम रिस्पॉन्स नहीं आ जाता. जो भी हम सेट का फैक्टर लेवल का सेट सेलेक्ट करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सिम्प्लेक्स कहलाता है. तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सिमला. अब ये हमारे पास है, यहाँ पे क्या होगा कि फैक्टर ए अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर बी अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर ए रिस्पॉन्स शो कर रहा है. जैसे ही हम अपना फैक्टर लेवल एक सेलेक्ट कर लिया, लाइक हम कर रहे हैं कि हम टाइम को, पीएच को या एब्जॉर्बेंट की कंसंट्रेशन, ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिनमें से हम 2 फैक्टर एक चेंज कर रहे हैं और एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं. तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है या कौन सा फैक्टर लेवल जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है. लाइक हमने पीएच का जो है वो अगर 4 रख लिया, फिर जो है सेकंड हमने 5, नेक्स्ट हमने 5 रख लिया, उससे नेक्स्ट हमने 6 रख लिया. उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे. अगर तो रिस्पॉन्स जो है वो जो फैक्टर का लेवल है मिनिमम रिस्पॉन्स देगा, हम उसको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे और उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, एक नया लेवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसकी बेस पे अगेन रिस्पॉन्स चेक करेंगे. इससे क्या होता है कि एक ही टाइम में हमारे जो है वो बहुत सारे फैक्टर लेवल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑप्टिमाइज हो जाते हैं और एक ही साथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर लेवल्स पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जो है वो मेजर कर लेते हैं. एक का ये है कि ये एक एफिशिएंट वे है. क्यों एफिशिएंट वे है, क्योंकि एक ही टाइम में हम ज़्यादा जो है वो स्टेप्स कर रहे होते हैं, तो कम स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम लेवल या ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं. लेकिन ये एक इफेक्टिव वे नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम 1 बाय 1 हर एक फैक्टर को जो है वो स्टडी नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक एफिशिएंट वे है लेकिन एक इतना इफेक्टिव वे नहीं है. आज हमने जो देखा वो बेसिकली हमने जो रिमेनिंग हमारे ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स थे वो हमने देखे कि कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन होते हैं.
कि आज हमने जो देखा वो बेसिकली देखा कि ऑप्टिमाइजेशन का जो फैक्टर जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स रहते हैं जो हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको करेक्टराइज करने के दो होते हैं मेथड। एक तो हम उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी की बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि एल्गोरिथम को सर्च करने के दो कॉमन मेथड्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसमें वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन है और सेकंड सिम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन है। वन फैक्टर एट अ टाइम ऑप्टिमाइजेशन में जिसमें हमने देखा कि हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं और उसका फिर हम इफेक्ट रिस्पॉन्स पे देखते हैं। उस वक्त तक हम फैक्टर लेवल चेक करते चेंज करते रहते हैं जब तक हम क्या करते हैं ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच जाते। सिम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या देखा कि सिम्प्लेक्स में हम ये करते हैं कि हम 2 या 3 फैक्टर्स जो है एट अ टाइम स्टडी करते हैं और हम क्या करते हैं उन फैक्टर्स के लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं, उनकी बेसिस पे हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं। जो भी फैक्टर लेवल वर्स्ट रिस्पॉन्स देता है उस फैक्टर लेवल को हम रिजेक्ट कर देते हैं और रिप्लेस करते हैं और अगेन से हम रिस्पॉन्स मेजर करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये हम एक टाइम में जो है वो ज़्यादा फैक्टर्स को फैक्टर लेवल्स को जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं और इस तरह से ये एक एफिशिएंट वे बनता है, ना कि ये लेकिन अगरचे ये एक इफेक्टिव वे नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने सिलेक्शन ऑफ मेथड के बाद हमने क्या किया था उसकी ऑप्टिमाइजेशन के बाद करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वेरीफाइंग द मेथड आता है कि जो आपने अपना मेथड डेवलप कर लिया फिर उसको ऑप्टिमाइज कर लिया तो वो मेथड को फिर हम वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।